नमस्कार। एफसेक अवेयरनेस कोर्स में आपका स्वागत है। एफसेक एविएशन सिक्योरिटी का शॉर्ट फॉर्म है। कोई भी चीज जो कि हवा में उड़ने से जुड़ी है वो एविएशन अर्थात विमानन विषय के अंतर्गत आती है। इसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे सभी चीजें आती हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी शब्द पर। सिक्योरिटी का अर्थ हिंदी में सुरक्षा होता है, लेकिन विचित्र बात यह है कि सेफ्टी का भी अर्थ हिंदी में सुरक्षा ही होता है। फिर क्या अंतर है सिक्योरिटी और सेफ्टी में? इसे मोटे तौर पर समझते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं, और जब हम गाड़ी को पार्किंग में पार्क करते समय उसे लॉक करते हैं तो वो सिक्योरिटी के कारण करते हैं। यानी सेफ्टी उस जोखिम के लिए है जो प्राकृतिक है, जो कि बिना किसी मर्जी के अचानक हो सकता है। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे कि किसी बस का या रेल का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, किसी व्यक्ति को किसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान चोट लग जाना। जबकि सिक्योरिटी उस खतरे के विरुद्ध है जो जानबूझकर किसी ने हमारे लिए पैदा किया है। ये खतरा हमें आतंकवादियों से, अपने दुश्मनों से या अपराधियों से हो सकता है। इस प्रकार एविएशन सिक्योरिटी वो विषय है जिसके अंतर्गत सिविल एविएशन को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने की बातें आती हैं। एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का उद्देश्य उन सभी लोगों को जो कि सिक्योरिटी विभाग में काम नहीं करते, उन्हें इस विषय के प्रति जागरूक बनाना है और विषय की गंभीरता को उन सबको समझाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी हवाई अड्डे पर काम करता है वो इस विषय की संवेदनशीलता को समझे और सुरक्षा के प्रति सचेत रहे। इस कोर्स के कुल 6 भाग हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला भाग कोर्स का परिचय है। दूसरा भाग इस खतरे के विरुद्ध किए गए उपाय हैं। तीसरा भाग विमानन सुरक्षा के परिवेश अथवा वातावरण से आपका परिचय कराना है। चौथे भाग में विमानन के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों में इस विषय के प्रति जागरूकता फैलाना। 5वें भाग में हम विस्फोटक पदार्थों, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में जानेंगे। 6ठे भाग में हम ये सीखेंगे कि बॉम्ब की धमकी मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। कोर्स के हर भाग के अंत में 6 प्रश्नों की एक आसान सी परीक्षा होगी। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। किसी भी भाग के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप अगले भाग पर नहीं जा सकते। इसके पहले भाग अर्थात कोर्स के परिचय में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को इतना खतरा क्यों है? ये अपराधियों या आतंकवादियों का सबसे मनपसंद लक्ष्य क्यों है? खतरा तो बस स्टैंड को भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन को भी हो सकता है, किसी शॉपिंग मॉल को भी हो सकता है। फिर वहाँ पर सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों नहीं होती जितनी कि किसी एयरपोर्ट में होती है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है तत्काल प्रचार या प्रसिद्धि। विमानन या हवाई अड्डे से संबंधित किसी भी समाचार को सभी मीडिया माध्यमों में बहुत तेजी से स्थान मिलता है और ये खबर बहुत ही जल्दी सारे विश्व में फैल जाती है। इसलिए जो भी आतंकवादी तत्व या अपराधी बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, वो विमानन क्षेत्र को अपना निशाना बनाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है विमानन में एक साथ कई देशों का जुड़ा होना। यदि कोई आतंकवादी संगठन किसी अंतर्राष्ट्रीय विमान के साथ कोई घटना कर देता है तो उससे एक से ज्यादा देश प्रभावित होते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक अंतर्राष्ट्रीय विमान में एक से अधिक कई देशों से यात्री यात्रा करते हैं। इस प्रकार एक ही घटना से आतंकवादी या अपराधी एक से ज्यादा देशों को एक साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि विमान को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार सभी यात्री के विमान में बैठने के बाद और उसका दरवाजा बंद होने के बाद यदि किसी विमान का अपहरण कर लिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता।
क्योंकि विमान की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। यदि विमान हवा में उड़ रहा है तो उसके दरवाजे खोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि बाहर बहुत निम्न दाब का वायुमंडल है, जबकि विमान के अंदर कृत्रिम रूप से हवा का दबाव बनाया गया है। चौथा कारण ये है कि कोई भी हवाई जहाज उस देश का सम्मान माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश का हवाई जहाज उस देश का ध्वजवाहक होता है। ध्वजवाहक होने का अर्थ है कि यदि उस विमान में कोई अपराध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ये माना जाएगा कि वो अपराध उस देश की भूमि पर ही हुआ है। अगला कारण ये है कि विस्फोटक की थोड़ी सी मात्रा भी विमान को बहुत अधिक हानि पहुंचा सकती है। किसी विमान को हानि पहुंचने के लिए किसी विस्फोटक की बहुत थोड़ी सी मात्रा भी पर्याप्त है। एक और कारण ये है कि किसी विमान दुर्घटना से उस देश के पर्यटन को तत्काल बहुत हानि होती है और भय के कारण पर्यटक उस देश में जाना बंद कर देते हैं, जिस कारण उस एयरलाइंस को और देश को बहुत बड़ी आर्थिक हानि भी होती है। विमान में एक बहुत छोटे से स्थान में बहुत सारे बंधक मिल जाते हैं, जिसके कारण आतंकवादियों या अपराधियों को फिरौती के लिए मोलभाव करने में बहुत आसानी होती है। 9/11 के बाद तो विश्व को एक और नया खतरा पैदा हो गया है। वो खतरा ये है कि विमान को ही एक हथियार की तरह पर प्रयोग करके सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि भूमि पर भी सैकड़ों लोगों की हत्या की जा सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से नागरिक विमानन क्षेत्र आतंकवादियों और अपराधियों की पहली पसंद और एक लुभावना लक्ष्य है। अब हम बात करेंगे नागरिक विमानन को होने वाले खतरों की। हम जानते हैं कि नागरिक विमानन से जुड़े किसी भी विषय से संबंधित नियम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO बनाता है। ICAO के एनेक्स 17 में सुरक्षा से संबंधित नियम दिए गए हैं। एनेक्स 17 में दी गई परिभाषा के अनुसार नागरिक विमानन से जुड़े खतरे 7 प्रकार के होते हैं। पहला खतरा हवाई जहाज पर गैर कानूनी कब्जा है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में विमान अपहरण या हाईजैक भी कहते हैं। विमान में सभी लोगों के बैठ जाने के बाद और पायलट के द्वारा दरवाजा बंद करने के बाद अगर कोई इस विमान पर गैर कानूनी कब्जा कर लेता है तो उसे हाईजैक कहते हैं। दूसरा खतरा हवाई जहाज का विनाश या नष्ट करना है। ये किसी तरह के विस्फोट से भी हो सकता है और अन्य तरीकों से भी हो सकता है। तीसरा खतरा हवाई जहाज में या एयरपोर्ट में लोगों को बंधक बनाना है। चौथा खतरा किसी हवाई जहाज में या हवाई अड्डे में या फिर किसी भी एरोनॉटिकल फैसिलिटी में जबरदस्ती घुसना है। इसे इंग्लिश में फोर्सिबल इंट्रूजन कहते हैं। पांचवा खतरा किसी हवाई अड्डे में या हवाई जहाज में किसी हथियार को लाना या किसी नुकसान पहुंचाने वाले यंत्र को लाना या किसी और ऐसी चीज को लाना जिसका उद्देश्य कोई आपराधिक क्रिया करना हो। छठा खतरा हवाई जहाज को ही किसी को जान से मारने या गंभीर रूप से घायल करने या किसी संपत्ति या वातावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने में प्रयोग करना है। इसका उदाहरण हमने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में देखा था। सातवां खतरा कोई भी ऐसी गलत सूचना देना जिससे हवाई जहाज, चाहे वो हवा में हो या जमीन पर, या यात्रियों या हवाई जहाज के क्रू या एयरपोर्ट पे काम करने वाले कर्मचारी या सामान्य जनता की सुरक्षा को खतरे में डालता हो।
इस प्रकार हमने नागरिक विमानन से जुड़े पारंपरिक खतरों को समझा। अब बात करते हैं नए उभरते हुए खतरों के बारे में। नए उभरते हुए खतरों में सबसे पहला आत्मघाती हमला है, जिसे सबसे पहले श्रीलंका के आतंकवादी संगठन ने प्रयोग किया था। अन्य खतरों में न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना, केमिकल हथियारों से हमला करना या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला करना शामिल है। अन्य खतरों में हवा से हवा में मिसाइल से हमला करना, जमीन से हवा में मिसाइल से हमला करना शामिल है। कंप्यूटर नेटवर्क को कंट्रोल करके साइबर हमला करना या मैग्नेटिक सिस्टम का प्रयोग करके किसी दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करना या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमला करके सिविल एविएशन के किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नए उभरते हुए खतरों में शामिल है। अब बात आती है कि हमारे दुश्मन कौन हैं, जो हमारे लिए ये खतरे पैदा कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख है आतंकवादी। आतंकवादी वो व्यक्ति या संगठन होते हैं जिन्हें लगता है कि वो किसी भी देश, व्यवस्था या सरकार के द्वारा शोषित और पीड़ित हैं, और ये अपने राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। ये लोग या संगठन अपने उद्देश्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी होते हैं तथा ये अपने लक्ष्य के प्रति अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अतः ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें रोकना भी बहुत मुश्किल होता है। अपराधी व्यक्ति या संगठन अपने फायदे के लिए अपराध करते हैं और इनकी कोई विचारधारा या मूल्य नहीं होते। इनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना होता है और ये अपराध के माध्यम से पैसा कमाते हैं। इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं, किंतु ये आतंकवादियों जितने समर्पित नहीं होते। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वो है जिसे ये नहीं पता कि वो ये अपराध कर क्यों रहा है। ये व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और जो नहीं है उसकी भी कल्पना करके अपराध कर बैठते हैं। किशोर या बच्चा उस श्रेणी में आते हैं जो केवल उत्सुकतावश या फिर अति उत्साह में कोई ऐसा गलत अपराध कर बैठते हैं जिसकी गंभीरता उन्हें स्वयं ही पता नहीं होती। असंतुष्ट यात्री। कई बार ऐसे यात्री जिनके साथ एयरलाइंस ने या एयरपोर्ट के अन्य किसी स्टाफ ने सम्मानजनक रूप से व्यवहार नहीं किया है, वो भी जब बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं तब नागरिक विमानन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई अपराध कर सकते हैं। असंतुष्ट कर्मचारी। असंतुष्ट यात्रियों के समान ही यदि किसी कर्मचारी को ये लगता है कि उसके एम्प्लॉयर अर्थात नियोक्ता द्वारा उसका बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है, तो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा असंतुष्ट होने पर वो भी बदला लेने के लिए कोई अपराध कर सकते हैं। अब हम नागरिक विमानन के इतिहास में घटी कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। विश्व का पहला विमान अपहरण 1931 में पेरू देश के एक शहर अरेquipa में हुआ। अमेरिका के एक पायलट बैरन रिचर्ड, जो कि 4 ट्राई मोटर मॉडल का एक विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने 21 फरवरी 1931 को पेरू के एक शहर लीमा से अरेquipa के लिए उड़ान भरी। अरेquipa में लैंड होने के बाद उसे कुछ हथियारबंद सैनिकों ने घेर लिया और उसे वापस उड़ान भरने के लिए कहा। वो सब एक विद्रोही संगठन के सदस्य थे और चाहते थे कि हवाई जहाज से उड़ान भरकर पायलट उनके आंदोलन के प्रचार के पर्चे दूसरे शहरों के ऊपर फेंके, जिसके लिए बैरन रिचर्ड ने मना कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने इस पायलट को 10 दिनों तक बंदी बनाकर रखा।
और 2 फरवरी 1931 को उनके आंदोलन के सफल होने के बाद रिहा कर दिया। भारत में पहला विमान अपहरण विश्व के पहले विमान अपहरण के 40 साल बाद हुआ। 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर से जम्मू आ रहे इंडियन एयरलाइंस के एक फोकर विमान, जिसका नाम गंगा था, को एक कश्मीरी अलगाववादी संगठन के 2 सदस्यों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। वो लोग इस विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान के शहर लाहौर में ले गए और उन्होंने अपने संगठन के 36 कैदियों की रिहाई की मांग रखी, जिसे भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों के दबाव में उन्होंने सभी 27 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उस हवाई जहाज को 80 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और अंत में एयरपोर्ट अधिकारियों की सलाह पर उन्होंने उस हवाई जहाज में एप्रन पर ही आग लगा दी। माना ये भी जाता है कि ये आग लगाने के लिए पेट्रोल भी लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उपलब्ध करवाया था। 1976 में भारत में दूसरा विमान अपहरण हुआ। 10 सितंबर 1976 को सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान ने 77 यात्रियों के साथ मुंबई के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के बाद 2 अपहरणकर्ता कॉकपिट में आ गए और पायलट को पिस्तौल दिखाकर विमान का अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि उस दौरान अपहरणकर्ता पायलट को लीबिया जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन पायलट टीम ने पर्याप्त ईंधन ना होने की बात कही और पायलट की समझदारी से विमान को लाहौर ले जाया गया, जबकि वो कराची जाने को कह रहे थे। उस दौरान भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को फोन करके क्रू के सदस्यों और यात्रियों की सुरक्षा की गुहार लगाई और पाकिस्तान ने मदद भी की। पाकिस्तान ने विमान को जगह दी और रात होने के बहाने से विमान को रोके रखा। अपहरणकर्ताओं की खातिर जहाज में बढ़िया खाने का इंतजाम किया गया। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों ने खाने के साथ दिए गए पानी में नशीली दवाइयां मिला दी थी, जिसे पीकर अपहरणकर्ता बेहोश हो गए थे। बाद में अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया और बाद में विमान को भारत के लिए रवाना कर दिया गया। भारतीय विमानन सुरक्षा के इतिहास में एक और बड़ा हादसा 1984 में हुआ, जो कि चेन्नई बम धमाका है। 2 अगस्त 1984 को तमिल इलम आर्मी के कुछ सदस्यों ने श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या UL-122 में बम लगाने की साजिश की। इस फ्लाइट को सुबह 8:10 पर चेन्नई से उड़कर सुबह 11 बजे कोलंबो पहुंचना था। बम का समय इस तरह से सेट किया गया था कि वो फ्लाइट के कोलंबो में पहुंचने के बाद विस्फोट हो, ताकि कोलंबो एयरपोर्ट के अन्य विमानों को भी अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। प्लान के मुताबिक इन लोगों ने एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारियों की मदद से इस बॉम्ब लगे हुए सूटकेस को कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से पहुंचाने की कोशिश की कि वो श्रीलंका एयरलाइंस की फ्लाइट में लोड किया जा सके। लेकिन ये सूटकेस गलती से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट की लाइन पर चला गया। कस्टम के अधिकारियों ने इसे फ्लाइट में लोड ही नहीं होने दिया, क्योंकि किसी पैसेंजर ने इसकी पहचान नहीं की थी। षड्यंत्रकर्ता ने जब देखा कि उनका प्लान सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर जाकर एयरपोर्ट में फोन किया और बताया कि फला बैग में बम है। लेकिन 2 बार फोन करने के बाद भी कस्टम अधिकारियों ने उस बैग को पुलिस को देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इसमें तस्करी का सोना है। जब तीसरी बार फोन आया, तब जाकर कस्टम अधिकारियों ने वो बैग पुलिस को दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में बम में विस्फोट हो गया, जिसमें 33 लोगों की जान गई और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 23 जून 1985 को एयर इंडिया के विमान संख्या 182, जिसका नाम कनिष्क था और जो कि टोरंटो से चलकर मॉन्ट्रियल और लंदन होते हुए दिल्ली आने वाला था, उस विमान में एक आतंकवादी संगठन ने एक बम लगाया। जब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर था, तब इस बम में विस्फोट हुआ और इसमें बैठे सभी 329 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 268 कनाडा के थे, 27 ब्रिटेन के थे और 24 भारतीय थे। विमान का मलबा आयरलैंड के दक्षिण पश्चिमी दिशा में 190 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरा। ये सिविल एविएशन के इतिहास में तब तक का सबसे बड़ा हमला था।
2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसी दिन एक और दूसरा विस्फोट जापान के नारेता एयरपोर्ट में हुआ। ये विस्फोट एक बैग में हुआ जो कि वैंकूवर से टोक्यो की एक फ्लाइट में आया था और इंडियन एयरलाइंस की टोक्यो से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट में लोड होना था। जांचकर्ताओं का मानना है कि दोनों विस्फोटों के पीछे एक ही संगठन का हाथ था और दोनों का लक्ष्य इंडियन एयरलाइंस के विमान थे। किंतु जापान और कनाडा में टाइम का अंतर होने की वजह से ये विस्फोट कनिष्क विस्फोट से 55 मिनट पहले ही हो गया। इस विस्फोट में 2 लोगों की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। 24 दिसंबर 1999 की शाम एयर इंडिया की फ्लाइट IC 814 को, जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, एक आतंकवादी संगठन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। वो इस फ्लाइट को लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन ईंधन कम होने की वजह से कैप्टन देवी शरण ने इसे अमृतसर में लैंड कराया। अमृतसर में 45 मिनट रुकने के बाद भी जब इस फ्लाइट में ईंधन नहीं भरा गया, तब हाईजैकर्स को लगा कि उन्हें पकड़े जाने का खतरा है, तो उन्होंने फिर से कैप्टन को प्लेन उड़ाने पर मजबूर किया। पहले तो लाहौर के अधिकारियों ने इस विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी और लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां भी बंद कर दी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ ऐसी स्थिति में प्लेन क्रैश होने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं है, तो उन्होंने इस प्लेन को लाहौर में लैंड होने की अनुमति दे दी। लाहौर में इस विमान में ईंधन भर गया और भारत के अनुरोध के बावजूद भी इसे नहीं रोका गया और उड़ने दिया गया। इसके बाद ये विमान UAE के शहर दुबई में पहुंचा, जहां इसमें से 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया, जिनमें से एक यात्री रूपेन कत्याल की मृत्यु हो चुकी थी। अगले दिन सुबह इस विमान ने फिर उड़ान भरी और ये अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट में पहुंचा, जहां तालिबान की हुकूमत थी और उन्होंने इन आतंकवादियों की सहायता की। कहा यह भी जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ था। ये विमान कंधार हवाई अड्डे पर 8 दिन तक आतंकवादियों के कब्जे में रहा और अंततः भारत सरकार को अपने यात्रियों की रिहाई के बदले में 3 आतंकवादियों को भारत की जेलों से रिहा करना पड़ा और 31 दिसंबर 1999 को सभी यात्री वापस भारत लाए गए। सिविल एविएशन के इतिहास में अगला बड़ा हमला श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। 24 जुलाई 2001 की सुबह 3:30 पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के 14 आत्मघाती सदस्यों ने कोलंबो से 35 किलोमीटर दूर काटूनायके एयरबेस पे हमला किया। सबसे पहले उन्होंने बिजली के ट्रांसफार्मर को उड़ा दिया, जिससे सब तरफ अंधेरा फैल गया और ये सभी लोग अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने वहां खड़े विमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुल 26 विमानों को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया या उन्हें गंभीर हानि पहुंचाई। इस मुठभेड़ के दौरान LTTI के 8 सदस्य मारे गए और एक एयरफोर्स ऑफिसर की भी मृत्यु हो गई। जीवित बचे 6 सदस्यों ने रनवे पार किया और पास ही के भंडार नायके एयरपोर्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां इन्होंने श्रीलंका एयरलाइंस के 3 एयरबस विमानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 2 को गंभीर हानि पहुंचाई। 8:30 बजे तक LTTI के सभी 14 सदस्यों की मृत्यु के साथ ये हमला समाप्त हो चुका था। इस हमले में 7 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की भी जान गई और 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सिविल एविएशन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका पर हुआ, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक किया। इनमें से 2 को उन्होंने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों बिल्डिंगों से टकरा दिया, जिसकी वजह से 110 मंजिल की दोनों इमारतें ढेर हो गईं। दोनों इमारतों के मलबे के गिरने और आग लगने से आसपास की कई और बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ और इनमें से कुछ तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं।
तीसरे विमान को उन्होंने वर्जीनिया प्रांत में बने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन से टकरा दिया, जिससे उसकी बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। माना जाता है कि चौथे विमान का निशाना वॉशिंगटन डीसी था, लेकिन यात्रियों और हाईजैकर के बीच में झगड़ा होने के कारण ये विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इस हमले में 2977 लोगों की मृत्यु हुई और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साथ ही 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। आने वाले सालों में इस हमले के कारण और भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु कैंसर और सांस की बीमारियों से हुई। 2004 में इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने ली और लगभग 10 साल बाद यूएस नेवी की सील टीम ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मार डाला। विश्व में और भारत में इन घटनाओं के सिवाय और भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन हमने यहाँ केवल मुख्य घटनाओं का ही विवरण दिया है, क्योंकि सभी को शामिल करना संभव नहीं है। अब हम भारत में सिविल एविएशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में योगदान देने वाली विभिन्न संस्थाओं और उनके दायित्वों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर। एयरपोर्ट ऑपरेटर सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी। सरकारी एयरपोर्ट ऑपरेटर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और अगर निजी क्षेत्र के एयरपोर्ट ऑपरेटर की बात करें तो उनमें GMR, GVK, BIAL, अडानी आदि हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के क्षेत्र में एयरपोर्ट ऑपरेटर के दायित्व इस प्रकार हैं। सुरक्षा के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है वो प्रदान कराना एयरपोर्ट ऑपरेटर का दायित्व है, जैसे कि पेरीमीटर वॉल, पेरीमीटर रोड, जैसे कि पेरीमीटर रोड और वॉल पर लाइट लगाना, वायर फेंसिंग लगाना, फ्रिस्किंग बूथ प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड लगाना, गेट लगाना, एक्सरे मशीन, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, इनलाइन एक्सरे स्क्रीनिंग सिस्टम लगाना आदि सभी कुछ उपलब्ध कराना एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम है। प्रति माह एयरपोर्ट सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना ये भी एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय करना ये भी एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम है। एयरपोर्ट के अंदर चलने वाली गाड़ियों के पास जारी करना भी एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम है। साथ ही एंटी हाईजैकिंग कंटिंजेंसी प्लान, बॉम्ब थ्रेट कंटिंजेंसी प्लान और एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम आदि डॉक्यूमेंट्स बनाना भी एयरपोर्ट ऑपरेटर का ही काम है। सुरक्षा बलों पर होने वाले सभी खर्चों को वहन करना भी एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम है। अब आते हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेटर पर। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर का अर्थ है एयरलाइंस। एयरलाइंस सरकारी भी हो सकती हैं और निजी क्षेत्र की भी हो सकती हैं। सरकारी एयरलाइंस में एयर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड हैं। प्राइवेट एयरलाइंस में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि गो, इंडिगो, एयर एशिया, विस्तारा आदि आदि। खड़े हुए विमान की सुरक्षा करना, विमान में यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित करना, सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेक करना, विमान की उड़ान से पहले और बाद में सिक्योरिटी चेक करना। जहां पर इनलाइन बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम नहीं है, वहां स्टैंड अलोन एक्सरे मशीन से रजिस्टर्ड बैगेज का एक्सरे होता है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भारत में एविएशन सिक्योरिटी का रेगुलेटर अर्थात नियामक है। इसके मुख्य दायित्व में ICAO के अनेक्स 17 के अनुसार भारत में विमानन सुरक्षा के नियम बनाना, उनका अनुपालन सुनिश्चित करना और विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण देना है। साथ ही सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और विभिन्न कंटिंजेंसी प्लान्स की तैयारी का परीक्षण करने के लिए ये समय समय पर विभिन्न मॉक टेस्ट और डमी तथा सरप्राइज चेक भी करते हैं। CISF और राज्य पुलिस का काम
एयरपोर्ट पर विमानन सुरक्षा के विभिन्न काम करना है, जिसमें गार्डिंग, पेट्रोलिंग से लेकर हैंडबैग की स्क्रीनिंग, पैसेंजर्स की फ्रिस्किंग, टर्मिनल बिल्डिंग के एंट्री कंट्रोल आदि सभी प्रकार के कार्य शामिल हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने पर भी इनकी QRT टीम तुरंत एक्शन लेती है। साथ ही ये विभिन्न तकनीकी माध्यमों से जैसे कि CCTV या पेरीमीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम से हवाई अड्डे की निगरानी भी करते हैं। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भारत के हवाई अड्डों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण करता है। इन 3 श्रेणियों के नाम हैं सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील, अर्थात नॉर्मल, सेंसिटिव एंड हाइपरसेंसिटिव। साथ ही किन विमानों में स्काई मार्शल की तैनाती की जानी है, ये निर्णय BCAS के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर ही किया जाता है। NSG अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी है। किसी भी राष्ट्रीय आपदा अर्थात नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में इसी एजेंसी को मदद के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि विमान अपहरण या आतंकवादी हमला। इन स्थितियों में केवल NSG ही कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। विमानों में तैनात होने वाले स्काई मार्शल भी इसी संस्था के होते हैं। भारतीय वायुसेना को उस समय कमान सौंप दी जाती है जब अपहरण किया गया विमान उड़ रहा हो और अन्य किसी एजेंसी के वश में कुछ भी ना हो। तब भारतीय वायुसेना अपने नियमों के अनुसार उस विमान को अपने लड़ाकू विमानों से घेर लेती है और उचित कार्यवाही करती है। हमने जो भी चीजें अभी तक आपको बताई हैं, आइए अब उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि नागरिक विमानन क्यों एक लुभावना लक्ष्य है। ये तत्काल प्रचार एवं प्रसिद्धि देता है। बहुत सारे देश इससे सीधे जुड़े हुए हैं। विमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। विमान देश के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। विमान किसी देश का ध्वजवाहक होता है। विस्फोटक की छोटी सी मात्रा भी विमान को भारी क्षति पहुंचा सकती है। किसी भी विमान दुर्घटना से देश के पर्यटन उद्योग को तत्काल ही बहुत हानि पहुंचती है। इसके बाद हमने जाना वर्तमान समय में नागरिक विमानन की राह में क्या क्या खतरे हैं। विमान का अपहरण या हाईजैक, हवाई जहाज का विनाश, हवाई जहाज या एयरपोर्ट पर लोगों को बंधक बनाया जाना, एयरपोर्ट या हवाई जहाज में जबरन प्रवेश की कोशिश करना, हवाई जहाज में हथियार अथवा अन्य कोई हानिकारक वस्तु को लेकर प्रवेश करना, किसी को मारने, गंभीर रूप से घायल करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में हवाई जहाज का दुरुपयोग, कोई भी ऐसी गलत सूचना देना जो नागरिक विमानन की सुरक्षा के लिए घातक हो। इसके बाद हमने जाना नए उभरते हुए खतरों को। आत्मघाती हमला, परमाणु या न्यूक्लियर हथियार से हमला, केमिकल हथियार से हमला, बायोलॉजिकल हथियार से हमला, हवा से हवा में मिसाइल से हमला, जमीन से हवा में मिसाइल से हमला, साइबर आतंकवाद, मैग्नेटिक सिस्टम का प्रयोग करके हमला करना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रयोग करके हमला करना। उसके बाद हमने जाना कि हमारे दुश्मन कौन कौन हैं। आतंकवादी, अपराधी, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति या मनोरोगी, असंतुष्ट यात्री, असंतुष्ट कर्मचारी आदि। इसके बाद जिन विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का हमने अभी तक वर्णन किया है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 21 फरवरी 1931 अरेकेपा पेरू में विश्व का पहला विमान अपहरण। 30 जनवरी 1971 भारत का पहला विमान अपहरण। 10 सितंबर 1976 भारत में दूसरा विमान अपहरण। 2 अगस्त 1984 चेन्नई एयरपोर्ट बम धमाका। 23 जून 1985 कनिष्क त्रासदी। 24 दिसंबर 1999 एयर इंडिया की फ्लाइट IC 814 का अपहरण। 24 जुलाई 2001 कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी हमला। 11 सितंबर 2001
अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। इसके बाद हमने जानी विभिन्न संस्थाओं और उनके दायित्वों की भूमिका। एयरपोर्ट ऑपरेटर का दायित्व, सुरक्षा के लिए आवश्यक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान कराना और सुरक्षा एजेंसी का खर्चा उठाना। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर का दायित्व, खड़े हुए विमानों की सुरक्षा करना, विमान में यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित करना, रजिस्टर्ड बैगेज की सुरक्षा करना आदि। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का दायित्व, ICAO के अनेक्स 17 के अनुसार भारत में विमानन सुरक्षा के नियम बनाना, उनका अनुपालन सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना। CISF और राज्य पुलिस का दायित्व, गार्डिंग, पेट्रोलिंग, हैंडबैग स्क्रीनिंग, यात्रियों की तलाशी, टर्मिनल बिल्डिंग का एंट्री कंट्रोल, जासूसी, आतंकी हमले की स्थिति में जवाबी कार्यवाही आदि। इंटेलिजेंस ब्यूरो का दायित्व, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का दायित्व, विमान अपहरण की स्थिति में जवाबी कार्यवाही करना, विमान में स्काई मार्शल तैनात करना, किसी बड़े आतंकवादी हमले से निपटना आदि। भारतीय वायुसेना, जब सामान्यतः किसी और एजेंसी से चीजें नियंत्रण में नहीं आती हैं, तब अंत में इन्हें बुलाया जाता है।